मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का जियोग्राफी। ठीक है, इसका प्रैक्टिस पेपर हम करने वाले हैं। जैसा कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं, सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर, इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं या फिर नहीं भी देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से हमारा प्रैक्टिस तो हो जाता है, लेकिन हो सकता है इससे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो स्पेशली मैं बता रहा हूँ, बना रहा हूँ कई सारे बच्चों के डिमांड पे, जिसमें से एक लड़का है जो काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहा था, सर जियोग्राफी के ऊपर वीडियो बनाइए, सैंपल पेपर के ऊपर वीडियो बनाइए। ठीक है, अमान नाम है उसका। और ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहाँ में मैं बात करता हूँ कि टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट का, और जैसा कि अधिकतम मार्क्स जो है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपका 35 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे सामान्य निर्देश की बात कर ले। तो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है जो हमारा पेपर होता है 3 खंडों में डिवाइड है। कौन कौन से में? अ, ब और स। इससे आपको लेना देना नहीं है, बस ये आपको समझना 3 खंडों में आपका पेपर होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन 0.70 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस तरीके से आप 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे? 35 मार्क्स बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो खंड है उसमें आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ब खंड में आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और इसमें मानचित्र भी आपका दिया रहेगा। ठीक, और इसमें देखिए एक चीज आपको लिखा है कि 25 से लेकर 29 जो क्वेश्चन है, 25 से 29 क्वेश्चन करने अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है, खंड मतलब चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, खंड 100 में 12 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 10 करने जरूरी है ना, 12 में 10 आपको करने जरूरी है। इसके अलावा सी खंड में एक चीज और दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। प्रश्न 49 से लेकर 52 का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो हम 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है 4 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये 4 क्वेश्चन आपको करने जरूरी है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, टोटल क्वेश्चन कितने थे? 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 करने कंपलसरी हैं। कौन कौन से? 49, 50, 51 और 52। और बाकी के जो क्वेश्चन है, अब 12 में से 4 माइनस करोगे तो बचेंगे 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में आप 6 क्वेश्चन कर लेना, 2 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन आपको ये 4 करना जरूरी है। ठीक है, इनमें से कोई क्वेश्चन मत छोड़ना। बाकी के जो बचे क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, उसमें से 6 कर लेना, 2 क्वेश्चन छोड़ देना, क्योंकि इसमें 12 में से 6 करने को कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो हो गई हमारी ऊपर सामान्य निर्देश वाली बात, जो कि समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने सैंपल पेपर की बात करेंगे। सैंपल पेपर में आपको फिर वही चीज इजी टू हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही इजी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा पेपर है ये। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे चीज को कवर अप करा पाऊं और अच्छे से आपका हो पाए। बाकी एक चीज, जो बच्चे नए हैं वो फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हिस्ट्री की वीडियो हो गई, इसका जो सॉल्यूशन है, जो पेपर होगा उसका सॉल्यूशन होगा, सब चीज मिलने वाला है इस वजह से। ठीक है, यहाँ पे इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बताने के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से बुक से क्वेश्चन लिया गया है और कौन से पेज से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ये सारा चीज भी आपको डिस्कस कर लूंगा, ताकि अगर आप इन क्वेश्चनों को खोजो तो आपको मिल पाए कि कौन से पेज पे कौन सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस खंड में आपको 24 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, जल्दी से देखिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किस चीज से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको 4 नाम दिए गए हैं, आपको फटाक से इनमें से आपको आंसर बताना है। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो कथन बोला गया है, किसने बोला है? रिचर्ड हार्ट शोर्न ने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो पॉइंट होगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ए पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चनों को आप लिख लेना, या वीडियो को 1 बार 2 बार देख लेना, आपको सारा चीज कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी उस चीज में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किस ग्रह का घनत्व अधिक है ना, ज्यादा है? तो ए पॉइंट क्या लिखा है? बृहस्पति। बी पॉइंट लिखा है शनि, सी पॉइंट लिखा है पृथ्वी, और डी पॉइंट लिखा है शुक्र। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ का सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा
पृथ्वी का जो घनत्व है वो ज़्यादा है, तो इस वजह से यहाँ पे सी पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया इस चीज़ को कि आप कौन से पेज नंबर पे चेक कर सकते हो, तो ये फर्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पहले क्वेश्चन की, तो ये पेज नंबर आपको 11 पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे की। निम्न में से कौन सी संख्या बुद्ध की आयु को प्रदर्शित करता है? आयु का मतलब होता है यहाँ पे एज, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे? एज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 4.600 करोड़ वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बुद्ध की जो आयु को प्रदर्शित करता है वो बी पॉइंट बिल्कुल सही करता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो जाएगा, तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, और ये आप देख सकते हो पेज नंबर 16 पे। अच्छा, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाक से लाइक कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और है ना, वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होते हैं। बाकी आप लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए सभी अपने दोस्तों के पास, ताकि उनका भी कुछ हो पाए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का दूसरा अप्रत्यक्ष स्रोत है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पेज नंबर 22 पे, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उल्काएं, ठीक है ना। उल्काएं इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है यहाँ पे 5वां, निम्न में से किस परत का घनत्व सबसे कम होता है? निम्न में से किस परत का घनत्व क्या होता है? सबसे कम होता है। तो आप जाके पेज नंबर 18 पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और जैसा कि इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए पॉइंट मेटल, बी लिखा है कोड, सी लिखा है भूप प्रॉपर्टी, और डी लिखा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। भूप प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। 6 लिखा है, यूरेशियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट का एक उदाहरण है? ठीक है, यूरेशियन प्लेट किस प्रकार की प्लेट का एक उदाहरण है? ऑप्शन आपके सामने गिवन है, ये महासागरीय, बी ऑप्शन गिवन है महाद्वीपीय, सी ऑप्शन है महाद्वीपीय महासागरीय, और डी ऑप्शन है प्रादेशिक। तो यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट जो है ये एक प्रकार का महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट का उदाहरण है, तो इस वजह से जो सी पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो है वो देखिए क्या लिखा है कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी होती है? तो आपने पढ़ा होगा कितनी होती है? 7 होती है। इसका ए पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से धरातल पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती है? तो कौन सी तरंगे पहुंचती है? पी तरंगे पहुंचती है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे। अगर इजी है तो बहुत बढ़िया, आप लोग कर पा रहे हो। अगर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो बिल्कुल लिख लीजिए इन क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और नहीं भी देखने को मिलेंगे तो भी इससे ये तो होगा कि आपकी प्रैक्टिस तो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम मार्क्स के साथ साथ नॉलेज की भी तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है, यदि किसी भूकंप की तीव्रता 8.0 है तो उसे किसके द्वारा मापा जाएगा? किसके द्वारा मापा जाएगा? ए पॉइंट लिखा है रिक्टर स्केल, बी पॉइंट लिखा है मार्केली स्केल, सी पॉइंट लिखा है भूकंप मापी यंत्र, या डी पॉइंट लिखा है एनीमोमीटर। तो इसको किससे देखा जाएगा? इससे देखा जाएगा रिक्टर स्केल के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, ठीक है। बाकी अपने तरीके से हम बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10वें की। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में पृथ्वी के भीतरी भाग से गैस धरती पर आती है? तो कौन से भाग से आती है? तो आपके सामने ऑप्शन गिवन है, ए सौर पवन, बी लिखा है गैस उत्सर्जन, सी लिखा है विभेदन, और डी लिखा है प्रकाश संश्लेषण। तो कौन से आती है? तो गैस उत्सर्जन से आती है, ठीक है। बी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सी भूवैज्ञानिक काल
मापक्रम अवधि सबसे लंबी है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन गिवन है इओन, बी ऑप्शन गिवन है महाकल्प, सी ऑप्शन गिवन है कल्प, या डी ऑप्शन लिखा है युग। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट होगा, इओन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है पेट्रोलॉजी विज्ञान है, तो कैसा विज्ञान है? तो पहला भूगर्भ का, बी पॉइंट है मृदा का, सी पॉइंट है शैले का, या डी पॉइंट है खनिज का। तो किस चीज का ये विज्ञान है? शैले का विज्ञान है। तो यहाँ पे सी पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 13वां लिखा है निम्न में से कौन सा आकांक्षीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन गिवन है ये। तो इसमें से अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे डी पॉइंट बिल्कुल ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी पॉइंट आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है निम्न में से किसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान दी है? तो किसने दी है? ए पॉइंट हिंद महासागर, बी पॉइंट दर्रे, सी पॉइंट वन, या डी पॉइंट हिमालय। तो यहाँ पे डी पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, यानी कि हिमालय। एक चीज और, यहाँ पे इस चैनल पे आपको हर टाइप्स की वीडियो देखने को मिल जाएगी, लेकिन स्पेशली मैं अगर बोलूँ तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी सारे सब्जेक्टों की हम तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टीचर हमारे साथ जुड़ेंगे और आप लोग को टीच करेंगे, सारा चीज़ आपको पढ़ाएंगे। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के लिए ये चैनल खासा तौर से जाना जा रहा है अभी तक, और आगे क्या होगा वो सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशली ज्योग्राफी जो बताई जा रही है आप लोग के डिमांड पे बताई जा रही है, सैंपल पेपर जो कराया जा रहा है आप लोग के डिमांड पे कराया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बाकी हिस्ट्री का सैंपल पेपर अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, और हो सकता है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूं। बाकी कोई दिक्कत परेशानी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। इसके अलावा इसके आपको पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो भी आप मैसेज हमें कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 15वें की। तो देखिए यहाँ पे 15वें की अगर बात करें, निम्न में से कौन सा स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का है? तो कौन सा स्थान है? 7 है। ठीक है, तो ए पॉइंट है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से गुजरती है? इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, इसका आप कमेंट सेक्शन में खुद बताइए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि निम्न में से किस राज्य से मानक यामियोत्तर रेखा गुजरती है? तो झारखंड से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जो रेखा है ना तो झारखंड से गुजरती है, ना तेलंगाना से, और ना ही महाराष्ट्र से। तो इस वजह से यहाँ पे डी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा पड़ोसी देश स्थल रुद्ध नहीं है? ठीक है, कौन सा है? तो मालदीव, बांग्लादेश, चीन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल होगा। ठीक है, क्योंकि मालदीव, बांग्लादेश और जो चीन है ये तीनों ही भारत के जस्ट बगल में ही पड़ते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसमें क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 19वां, गांधी सागर बांध बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया है? यमुना, चंबल, शारदा, या कोसी। तो कहाँ बनाया गया है? चंबल में बनाया गया। तो बी पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 20वें की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापी नदी का उद्गम स्थल है? तो कौन सा है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन गिवन है अमरकंटक, सिहावा, सी पॉइंट लिखा है मुल्ताई, या डी लिखा है महाबलेश्वर। तो यहाँ पे सी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, मुल्ताई। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 21वीं का। तो देखिए क्या लिखा है, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? कावेरी है, या फिर भरतपुझा है, या फिर पेरियार है, इसके अलावा पावा है। तो यहाँ पे बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, भरतपुझा। नेक्स्ट,
अगला लिखा है साबरमती का एक प्रसिद्ध नदी है। साबरमती एक प्रसिद्ध नदी है, तो किस चीज की नदी है? गुजरात की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की? तो यहाँ पे ए पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुजरात। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस राज्य में गंगा की द्रोणी सबसे छोटी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तराखंड? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सुबनसिरी एक सहायक नदी है, तो किस चीज की है? ए सिंधु नदी, बी ब्रह्मपुत्र नदी, सी सतलुज नदी या फिर डी यमुना नदी? तो किस चीज की है? यहाँ पे बी पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे खंड ख की, यानी कि सेक्शन बी की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25 से लेकर 29 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैप को आपको देखना है क्योंकि ज्योग्राफी मैप का ही है। ठीक है, तो इस वजह से आपको मैप में देखना है और उसका आंसर बताने हैं। तो ये मैप में देख लीजिए, ये वर्ल्ड मैप है आपका। ठीक, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, जैसे कि ये हो गया अपना ये भारत। ठीक है, ये हो गया आपका अफ्रीका, और इसके अलावा अब यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा मैप में हमेशा, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ। तो चाहे भारत हो, भारत भी आपका दक्षिण में ही है। अगर अफ्रीका की बात करूँ तो इसको दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, अगर इसकी बात करूँ तो इसे दक्षिण अमेरिका बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाला देश चुनिए। तो कौन सा है? कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको या फिर ग्रीनलैंड? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये है आपका, ये जो मार्क लगा हुआ है ये है कनाडा। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कनाडा। बी बात करते हैं। निम्न में से ऑस्ट्रेलिया में स्थित गर्म मरुस्थल है, तो कहाँ पे है? तो आपका पहले देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का है, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, और इस जगह का आपसे नाम पूछा जा रहा है, तो ये है आपका ए पॉइंट, यानी कि विक्टोरिया। ठीक है, तो इस चीज को आप मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि निम्न में से कौन सा घास का मैदान अफ्रीका में स्थित है? तो कौन सा है? प्रेयरीज, बी पॉइंट लिखा है, वेल्डस, सी पॉइंट लिखा है, केटरबरी या डी पॉइंट लिखा है, स्टेपी। तो यहाँ पे मैं आपको जो आंसर बता दूं, पहले यहाँ पे देख लीजिए, अफ्रीका, ये है अफ्रीका, और इस चीज की बात हो रही है। ठीक है, इस चीज की बात हो रही है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन था हमारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वो ऑप्शन सही, यानी कि वेल्डस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं 28वां। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है? कौन सी है? अल्पस, हिमालय, एंडीज या रॉकी? तो एंडीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड में दिखा देता हूं आपको। ठीक है, इस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एंडीज। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से कौन सी एक महासागरीय प्लेट है? तो अफ्रीकी, यूरेशियाई या दक्षिणी अमेरिका या प्रशांत? तो यहाँ पे प्रशांत महासागरीय प्लेट बिल्कुल ही राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये है कहाँ पे? एक बार और देख लीजिए, ये है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बात ये होगी आपकी मैप के क्वेश्चन। अब बात करते हैं आगे। आगे देखिए लिखा है 30 से 48 क्वेश्चन लिखे हैं और कोई भी 15 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो पहला लिखा है 30वें में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प यहाँ पे आपको चुनने हैं। तो पहला लिखा है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, बिल्कुल सही है। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट सही है। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल ए सही है, केवल 2 सही है, ए मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है या दोनों गलत है। तो
तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं 31वें का। यहाँ पे कथन दे रखा है, 2 कथन है, आपको ये देखना है कि कौन से कथन सही है और कौन से कथन है गलत है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पार्थिव ग्रह छोटे हैं। पार्थिव ग्रह क्या है, छोटे हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा, ये जनक तारे के बहुत समीप बने हुए हैं। तो यहाँ पे ये भी सही बताया जा रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं, केवल कथन एक सही है, केवल कथन सही है तथा कथन बी, कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अच्छा आगे, केवल कथन सेकंड सही है या फिर दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है लेकिन सही व्याख्या ये नहीं करता है, तो इस वजह से यहाँ पे डी पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा हुआ है यहाँ पे, भूकंप के उद्गम केंद्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला लिखा है, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है। दूसरा, उद्गम केंद्र को अवकेंद्र भी कहा जाता है। और तीसरा, ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो तीनों ही पॉइंट यहाँ पे सही है, तो इस वजह से यहाँ पे डी पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, भूकंप के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला लिखा है, भूकंप पृथ्वी की कंपन है, सही है। आगे अगर हम बात करते हैं दूसरे की, भूकंप प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, बिल्कुल सही है। भूकंप केवल प्राकृतिक कारणों से ही आते हैं, ये गलत है, क्योंकि प्राकृतिक के अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से भूकंप हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पहला और दूसरा, दो ही सही है ना, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, ए पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सिद्धांत दिया गया है और प्रतिपादक, यानी कि ये जो लोग हैं ये सारा चीज, इन सारी चीजों पे जिक्र किए हैं। अब हमें ये चेकआउट करके बताना है कि क्या ये जो प्रतिपादक है इनका जो सिद्धांत है सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं हायल की, तो स्थिर अवस्था बिल्कुल ही सही है। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए सर जेम्स की बात हो रही है, तो द बिग स्प्लिट की बात हो रही है। तो यहाँ पे इनका जो तथ्य ये नहीं है, तो इस वजह से ये बी पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि सुमिलित नहीं है, युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे बी पॉइंट पे आपको टिक लगाना है, बी पॉइंट बिल्कुल ही नहीं मैच कर रहा है, इस वजह से बी पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है, निम्न में से कौन सी बहुमूल्य धातु का एक प्रकार नहीं है। तो कौन सी नहीं है, स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनियम या तांबा। तो तांबा, ठीक है, ये धातु एक बहुमूल्य नहीं है एक तरीके से, तो इस वजह से यहाँ पे सी पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, तो अगला यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि निम्न में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में एक प्रमाण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मध्य सागरीय कटक में साम्य। ठीक है, यह एक प्रकार से विस्थापन के पक्ष में एक प्रमाण नहीं है, तो बी पॉइंट यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, निम्न पदों को उसके उचित विवरण के साथ मिलाएं। तो सही विवरण के साथ हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पहला है, पहले का यहाँ पे ए पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरे का अगर मैच करे तो बी से बिल्कुल राइट होगा, और तीसरे की यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये डी से होगा, और चौथे की बात करूं तो सी से होगा। अब यही चीज हम मैच कर लेते हैं, इसमें पहले का पहला इसमें लिखा हुआ है, दूसरे का बी इसमें, तीसरे का जो डी है इसमें लिखा हुआ है, चौथे का सी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि लारेशिया की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी भूखंड में आता है, पेनिया की अगर मैं बात करूं तो संपूर्ण पृथ्वी पे आता है, पैथालासा की बात करूं तो जहां प्लेट धंसती है उसमें आता है। इसके अलावा प्रतिष्ठन की क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, प्रतिष्ठन क्षेत्र की अगर बात करूं तो ये जहां प्लेट धंसती है वहां पे आती है, और पैथालासा की अगर मैं बात करूं तो विशाल महासागरी में आता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए प्रैक्टिस सेट है, आप चाहते हैं तो इसका मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारा चीज हो जाएगा। अच्छा, अगला हम बात करते हैं यहाँ पे भूकंपीय तरंगों की दिशा विभिन्नता का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ए लिखा है परावर्तन, बी लिखा है भूकंप लेखी, सी लिखा है गुरुत्व विसंगति और यहाँ पे डी लिखा है प्रवेधन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सही बात करूं तो यहाँ पे बी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूकंप लेखी के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 39वें की, कोसी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन आपके सामने लिखा है सिंधु नदी, बी ऑप्शन लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी, सी ऑप्शन लिखा है नर्मदा नदी या डी लिखा है गंगा नदी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 40वें का, निम्न नदियों की लंबाई को घटते क्रम में आपको लिखना है। तो घटता क्रम मतलब क्या होता है, पहले आप वो लिखिए जो सबसे बड़ा है, फिर वो लिखिए जो छोटा है, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पे 40वें की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले नर्मदा नदी हो गई। अच्छा, उसके बाद आपका हो गया नर्मदा नदी के बाद यहाँ पे महानदी आ जाती है, और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो तापी आ जाती है, और चौथे की बात करूँ तो लूनी आ जाती है। तीसरा हो गया, और ये चौथा हो जाए, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ही पॉइंट है जिसमें ये चीज़ देखने को मिला, नर्मदा नदी पहले, और उसके बाद महानदी, फिर उसके बाद ये आती है तापी नदी, फिर आता है लूनी नदी। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको कथन और दो कथन दिए गए हैं, और आपको ये चेकआउट करना है कि पहला कथन दूसरे कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो दक्षिणी भारत की नदियों का बहाव मानसून ऋतु में काफी ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कथन बी की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियों की बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसका जो कारण है, यानी कि दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट से मैच नहीं हो रहा है, लेकिन सही दोनों है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए केवल एक कथन सही है, तो क्योंकि दूसरा भी सही है, तो पहले में दूसरे का आंसर तो मिल नहीं रहा है। अच्छा, दूसरा दोनों कथन सही है, तथा दूसरा कथन वन का सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बी पॉइंट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, क्योंकि कथन दूसरा पहले की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि दोनों में सेम उसी चीज की बात हो रही है, बहाव की बात हो रही है। तो इसी वजह से यहाँ पे बी पॉइंट बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 42वें का। तो यहाँ पे अगर देखें तो नदियां दिया गया है और उद्गम दिया गया है, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो यमुना नदी यमुनोत्री, सिंधु नदी परिपंजाल, सी दिया है कोसी नदी तिब्बत, या डी लिखा है शारदा नदी मिलाप। तो कौन सा होगा इसमें बी पॉइंट हो जाएगा। ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि सिंधु नदी और परिपंजाल मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बी पॉइंट का जाएगा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो उसे क्या कहते हैं? ए पॉइंट आपका लिखा है, ए पॉइंट लिखा है अरीय, बी लिखा है जालीनुमा, सी लिखा है वृक्षाकार, या डी लिखा है अभिकेंद्रीय। तो यहाँ पे सी पॉइंट बिल्कुल राइट हो जाएगा, वृक्षाकार। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, तो फटाक से आंसर बताते जा रहा हूं मैं। अगला अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये हमें ढूंढ के बताना है। तो यहाँ पे जो सी पॉइंट लिखा है, नर्मदा, तापी और केन पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, ये कथन क्या है? बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे सी पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो सिक्किम। ठीक है, ये इस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं मैच करती है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं 46वें का, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को यहाँ पे चुनिए। तो भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी भागों के समय में लगभग 2 घंटों का अंतराल है, बिल्कुल सही है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए पॉइंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 48वें का। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 2 कॉलम, पहला कॉलम और सेकंड कॉलम। यहाँ पे राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं और दूसरे तक उसकी राजधानियां दी गई है। अब आपको मैच करके बताना है कि कौन सा इसमें पॉइंट सही होगा। तो जैसे कि पहला मैं बता देता हूँ, तमिलनाडु का चेन्नई। ठीक है, ऐसे ही आपको बच्चे जो 3 है उसका मैच करके आपको बताना है। और आपको यहाँ पे आंसर आपका दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन गिवन है ABCD, और इसमें से पहले का पहला होगा या दूसरे का चौथा होगा, तीसरे का दूसरा होगा या चौथे का तीसरा होगा। इस तरीके से आपको ये आंसर लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको नहीं बताऊंगा मैं, आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्रोत आधारित प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो 49 से लेकर 52 के जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको देने अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम पैसेज देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार इसको रीड आउट करके मैं बता देता हूँ। लिखा है कि कायांतरित का अर्थ है स्वरूप में परिवर्तन। दाव आयतन एवं तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इन शैलों का निर्माण होता है। यह शैलें दाव आयतन तथा तापमान में परिवर्तन के द्वारा निर्मित होती है। जब विवर्तनिक प्रक्रिया के कारण शैलें निचले स्तर की ओर बलपूर्वक खिसक जाती हैं, या जब पृष्ठभूमि से उठता या पिघलता या मैग्मा भूपृष्ठीय शैलों के संपर्क में आता है, या जब ऊपरी शैलों के कारण निचली शैलों पर अत्यधिक दाब पड़ता है, तब कायांतरण होता है। कायांतरण आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें समेकित शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा वास्तविक शैलों में पदार्थ पुनः संगठित हो जाते हैं। बिना किसी विशेष रासायनिक परिवर्तनों के टूटने एवं पीसने के कारण वास्तविक शैलों में यांत्रिकी व्यवधान एवं उनका पुनः संगठित होना गतिशील कायांतरित कहलाता है। ऊष्मीय कायांतरण के कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। ऊष्मीय कायांतरण के 2 प्रकार होते हैं, संपर्क कायांतरण एवं प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क रूपांतरण में शैलें गर्म ऊपर आते एवं मैग्मा एवं लावों के संपर्क में आती हैं तथा उच्च तापमान में शैलों के पदार्थों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। अक्सर शैलों में मैग्मा अथवा लावा के योग में नए पदार्थ उत्पन्न होते हैं। प्रादेशिक कायांतरण में उच्च तापमान अथवा दबाव अथवा इन दोनों के कारण शैलों में विवर्तनिक दबाव के कारण विकृतियां होती हैं, जिससे शैलों में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। कायांतरण की प्रक्रिया में शैलों के कुछ कण या खनिज सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कायांतरण शैलों में खनिज अथवा कणों की इस अवस्था को प्रतरण या रेखांकन कहा जाता है। कहते हैं कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे हल्के एवं गहरे रंगों में दिखाई देते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को बैंडिंग कहते हैं तथा बैंडिंग प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड शैल कहते हैं। कायांतरण होने वाली वास्तविक शैलों पर ही कायांतरित शैलों के कारण निर्भर करते हैं। कायांतरित शैलें दो मुख्य भागों में वर्गीकृत की जाती है, पवित्र शैल अथवा अपवित्र शैल। पट्टिताश्मीय, ग्रेनाइट, सायनाइट, स्लेट, शिस्ट, संगमरमर, क्वार्ट्ज आदि रूपांतरित शैलों के कुछ उदाहरण होते हैं। तो ये था आपका पैसेज, एक बार इसको जल्दी से रीड आउट मैंने कर लिया। और अब क्या है, हम इसके यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन लिखा है, निम्न में से किसके द्वारा शैलों के रूप में परिवर्तन होता है। तो दाब
आयतन, तापमान या उपयुक्त सभी। तो अभी हमने पढ़ा सभी के द्वारा क्या होता है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है शैलों में खनिजों का रेखाओं के रूप में व्यवस्थित होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, रेखांकन कहलाता है, संपर्क रूपांतरण कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है या फिर बैंडिंग कहलाता है। तो रेखांकन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला लिखा है निम्न में से किसके कारण शैलों के पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन एवं पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये उष्मीय कायांतरण के द्वारा होता है। तो बी पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का एक उदाहरण है, क्वार्ट्ज, संगमरमर या शिस्ट। तो यहाँ पे देखिए हमने लास्ट में क्या बात किया है, लास्ट में तो हमने यही जिक्र किया है ना यहाँ पे कि ये रूपांतरित शैलों के उदाहरण है। तो संगमरमर, शिस्ट, स्लेट, क्वार्ट्ज ये सारे इसी का है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ऑप्शन इसका हो जाएगा ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि डी पॉइंट यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट देखने को मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको 53 से लेकर 56 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन करने कंपलसरी है और फिर वही दिया गया है, पैसेज दिया गया है। तो पैसेज को मैं रीड आउट नहीं करूँगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं सीधा कोई आंसर की बात करूँगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बात करता हूँ, निम्न में से कौन भूगोल का एक उपाम नहीं है। तो उपाम नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैत्वात। ये आपको पैसेज में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन एक प्रकृति का एक अनिवार्य अंग है। तो कौन सा एक अंग है, मानव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस उपमागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तो क्रमबद्ध, प्रादेशिक, क्षेत्रीय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा पैसेज में, जब आप पैसेज रीड आउट करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किसके आधार पर प्रदेश का वर्गीकरण किया जाता है, प्राकृतिक, राजनीतिक, निर्दिष्ट या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 57 से लेकर 60 में 4 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 करने अनिवार्य है। तो ये नदी दे रखा है, इसके अलावा जल ग्रहण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, सीधा आंसर की हम बात करेंगे। यहाँ पे निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पेनर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नदियों के घटते जल ग्रहण क्षेत्र का सही क्रम है। तो कौन सा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले आता है पेनर, फिर आता है ब्राह्मणी, फिर आता है स्वर्ण रेखा और फिर आता है पालार। तो ये चीज हमें देखने को कहाँ मिला, ये इसके इससे भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसके हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक, जैसे जैसे यहाँ पे पेनर की बात की गई है, तो अगर मैं पेनर को यहाँ पे देखूं तो देखिए पेनर का यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा है तो इसको रख दिया गया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर में इसको रखा गया है, तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो इस चीज़ को रखा गया है, चौथे नंबर पे इस चीज़ को, पाँचवें नंबर पे इस चीज़ को। तो इस तरीके से आपको करना है। तो ये हो गया, तो इस वजह से आपका यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 59 की अगर बात करें तो निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे छोटा है। तो किसका छोटा है, यहाँ पे वैतरणी का, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, उपरोक्त नदियों के बहने की दिशा क्या है। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। तो क्या है, पूर्व है। तो इस तरीके से आपके 60 क्वेश्चन देखने को मिले। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और वीडियो अच्छा लगा होगा। और जहाँ तक मैं बात करूँ तो आपका ये प्रैक्टिस सेट है, पूरा चीज़ मैंने करवा दिया है, कैसे कैसे आपको सामान्य निर्देश को फॉलो करना है, कैसे कैसे क्वेश्चनों को आंसर करना है, और इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी चीज़ में कोई डाउट है, दिक्कत है तो वो चीज़ बताइए। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और
आने वाले टाइम में जितना भी आपका पेपर होने वाला है या फिर जो भी होने वाला है, सब चीज़ का मैं कोशिश करूंगा आपको A to Z और सही टाइम पे आपको मिल पाए। ठीक है, बाकी वीडियो में रहने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद और ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।